अतीत से वर्तमान, कक्षा 7, भाग 2, प्रश्न और उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है नए राज्य व राजाओं का उदय। नए राज्य व राजाओं का उदय। बिहार बोर्ड कक्षा 7 इतिहास का यह पाठ है और इसका हम प्रश्न और उत्तर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रश्न है सोमनाथ। तो सोमनाथ गुजरात, पाल वंश बंगाल, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासन, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष और मध्य भारत गुज्जर प्रतिहार। प्रश्न और उत्तर की ओर चलेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? उत्तर लिखेंगे, दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे। पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांड्य, चौथा राष्ट्रकूट और पांचवा चालुक्य। यह दक्षिण के प्रमुख राज्यों में थे। तीसरा प्रश्न है, उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो उस समय के राजा अनेकों उपाधियां धारण करते थे। वह इस प्रकार से है, उस समय के राजा अनेक और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे जो उनके द्वारा विजित राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टाटाकर, परमेश्वर, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, सम्राट आदि। चौथा प्रश्न है, बिहार और बंगाल में किन वंशों का शासन था? तो बिहार और बंगाल में क्रमशः सेन तथा पाल वंशों का शासन था। किसका शासन था बच्चों? तो बिहार और बंगाल में क्रमशः सेन और पाल वंशों का शासन था। पांचवा प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु डेल्टाई क्षेत्र में तट बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गई। सिंचाई के लिए कुओं की संख्या बढ़ाई गई और वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसलिए उस पानी को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े सरोवर, आप भी अपने यहाँ नदियों को देखते हुएगा, उसी तरह से जो छोटा छोटा नदी होता है, पोखरा जिसको बोलते हैं, ये सभी काम योजनाबद्ध तरीके से किए गए। राज्य कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया गया और पानी इकट्ठा करने के लिए कुआं खुदवाया गया, छोटी छोटी नदी बनाई गई, कुएं बनाए गए और बहुत सारे नदियों को जोड़ने का भी काम किया गया। छठा प्रश्न है, कन्नौज शहर तीन शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? देखिए, कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था जो कवि हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। इस नगर पर अधिकार का तात्पर्य था कि वह शासक गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदानों पर अधिकार कर लेता तो राजस्व का एक बड़ा भाग बनता। यहाँ के तीन में से किन्हीं दो पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रख सकता था। कन्नौज गंगा के किनारे अवस्थित है, अतः वहाँ से अधिक व्यापारिक कर वसूल जाने की आशा थी। इन्हीं कारणों से कन्नौज में गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों क्या किए, आपस में लड़ते लड़ते ये तीनों शक्ति पस्त हो गए और तीनों राज्यों समाप्त हो गए। आप देखिएगा, जब कोई भी राज्य युद्ध करता है तो एक जीतता है, लेकिन यहाँ पर तीनों है तो तीनों लड़ते लड़ते क्या हुआ, समाप्त हो गया। आगे प्रश्न है, महमूद गजनवी अपनी विजय अभियानों में
क्यों सफल रहा? उत्तर लिखेंगे, मोहम्मद गजनवी अपनी विजय अभियानों में ही लूट अभियान को अपनाया। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिरों के साथ साथ बड़े बड़े नगरों को लूटा। उसने कभी भी भारत में अपने स्थानीय शासन की बात नहीं सोची। इन लूट अभियानों में सदैव सफल होते रहने का एकमात्र कारण था कि यहाँ के राजा शासन में मेल नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और वहाँ के राजा क्या होते थे, शक्तिशाली कम होते थे। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने आपस में ही लड़ते रहने को अपनी शान समझी। एक राज्य लूटता रहा तो अन्य सभी देखते रहे और अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहे। इस उनको इतनी समझ नहीं थी कि यह स्थिति कभी उन पर भी आ सकती है, और यही हुआ। इसी से मोहम्मद गजनवी अपने अभियानों में सफल भी हुआ और उन सफलताओं को उसने अपनी बाहुबल की से जीता। 8वां प्रश्न है, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ है? उत्तर लिखेंगे, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। उस समय के पुस्तकों और अन्य अभिलेखों में सामंत को अनेक नाम दिए गए थे। सामंत को राय, ठाकुर, राणा इत्यादि कहा जाता था। उस समय के राजा जब किसी अन्य राजा को युद्ध में हराता था तो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, लेकिन लगभग 1000 ईसा के आसपास युद्ध में हारे हुए राजा को उस स्थिति में उसके राज्य को वापस मिल जाते थे जब वह विजयी राजा की अधीनता को स्वीकार कर लेता था। मतलब राजा जी युद्ध किए, अगर वो राजा हार गया, अगर उस राजा के गौर पर गिरे और उनकी बातें मान ली तो वो राजा उसको धन वापस कर देता था। बदले में उसे कुछ शर्तें भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है, और यह सत्य भी है क्योंकि उसने युद्ध से उस पूरे प्रदेश को जीत लिया है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला दास है। पराजित राजा विजयी राजा का सामंत कहलाता था। इसी प्रकार सामंतवाद का उदय हुआ और बहुत सारे राजाओं ने युद्ध में बहुत सारे राज्यों को जीतकर फिर वापस उस राजाओं को सौंप दिया। बाद में वही सामंत के रूप में जाने लगे। 9वां प्रश्न है, तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी? उत्तर लिखेंगे, तत्कालीन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत भिन्न थी। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जबकि उस समय राजतंत्र हुआ करता था। प्रजातंत्र में प्रजा महान होती है और राजतंत्र में राजा महान होता है। उस समय के अधिकारी राजा की मर्जी से नियुक्त होते थे, जबकि आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तत्कालीन केंद्रीय शासन से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विदेश विभाग के प्रधान को संधि विग्रह कहा जाता है, जबकि आज केंद्रीय सरकार में खास तौर से एक विदेश विभाग है जिसकी देखरेख प्रधान सचिव के हाथ में होती है। उसके ऊपर एक विदेश मंत्री होता है। आज के राजस्व विभाग और उस समय के नेताओं में बड़ी पैठ होती थी। तो आज हम लोग नए राज्य व राजाओं का उदय प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।